इलाहाबाद, जिसे आज हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं, वह शहर जहां गंगा और यमुना का मिलन होता है। यह शहर सदियों से विद्वानों, क्रांतिकारियों और न्यायविदों की कर्म भूमि रहा है। लेकिन इसी शहर की तंग गलियों में एक ऐसा अंधेरा भी पनप रहा था जो आने वाले दशकों में पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक खौफनाक दुस्वप्न बनने वाला था। यह कहानी है उस लड़के की जिसने तांगे की रफ्तार से अपना सफर शुरू किया और खून की स्याही से अपनी तकदीर लिखी। अतीक अहमद एक साधारण कदकाठी का युवक, जिसके पिता हाजी फिरोज इलाहाबाद के रेलवे स्टेशन के पास तांगा चलाया करते थे। हाजी फिरोज एक मेहनती इंसान थे जो पाई पाई जोड़कर अपने परिवार का पेट पालते थे। लेकिन अतीक की आंखों में मेहनत की कमाई के लिए कोई जगह नहीं थी। वह देखता था कि कैसे शहर के रसूखदार लोग अपनी एक आवाज पर लोगों को झुका देते हैं। उसे तांगे की घंटी से ज्यादा बंदूकों की गूंज पसंद थी। अतीक ने पढ़ाई से नाता बहुत जल्दी तोड़ लिया। उसे समझ आ गया था कि किताब के पन्नों से ज्यादा ताकत गली के उन लड़कों में है जो हाथों में कट्टा लिए घूमते हैं। उसने छोटी मोटी चोरियों और कोयले की तस्करी से अपने अपराध की दुनिया की शुरुआत की। रेलवे के कोयले की चोरी अतीक का पहला बड़ा धंधा बना। यहाँ उसने सीखा कि कैसे अधिकारियों को डराया जाता है और कैसे मजदूरों के बीच अपना खौफ कायम किया जाता है। उन दिनों इलाहाबाद के चकिया और आसपास के इलाकों में चांद बाबा नाम के एक अपराधी का डंका बजता था। चांद बाबा वह नाम था जिससे पुलिस भी कतराती थी और बड़े बड़े नेता उसकी दहलीज पर माथा टेकते थे। अतीक जानता था कि अगर उसे शहर का सुल्तान बनना है तो उसे उस ताज को छीनना होगा जो चांद बाबा के सिर पर था। 1979 का दौर था जब अतीक अहमद ने जुर्म की दुनिया में अपना आधिकारिक प्रवेश दर्ज कराया। उस पर हत्या का पहला मुकदमा दर्ज हुआ। लोग सोचने लगे कि यह तांगे वाले का लड़का जेल में सड़ेगा, लेकिन अतीक के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने जेल को सजा नहीं बल्कि अपना नया घर बना लिया। वहीं से उसने अपने गिरोह का जाल बुनना शुरू किया। अतीक और चांद बाबा के बीच की दुश्मनी अब खुलेआम सड़क पर आ चुकी थी। इलाहाबाद की दीवारें इन दोनों गिरोहों के पोस्टरों से पट गई थीं। अतीक ने एक बहुत ही शातिर रणनीति अपनाई। उसने गरीब तबके के उन युवाओं को अपने साथ जोड़ा जो समाज से ठुकराए हुए थे। उन्हें हथियार दिए पैसा दिया और सबसे बढ़कर उन्हें अपनी सुरक्षा का एहसास दिलाया। लेकिन असली मोड़ तब आया जब अतीक ने महसूस किया कि केवल जुर्म से वह ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। उसे खाकी और खादी का कवच चाहिए था। उसने राजनीति की बिसात पर मोहरे बिछाना शुरू कर दिया। चांद बाबा को भी राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था, इसलिए अतीक ने उसे उसी के खेल में मात देने की योजना बनाई। साल 1989 वह साल था जिसने इलाहाबाद के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। चांद बाबा की दहशत अब अतीक की चुनौती के सामने फीकी पड़ने लगी थी। एक दोपहर जब शहर अपनी सामान्य रफ्तार में था, अतीक अहमद और उसके गुर्गों ने चांद बाबा को बीच सड़क पर घेर लिया। गोलियों की तड़तड़ाहट से शहर का दिल दहल गया। उस दिन न केवल चांद बाबा का अंत हुआ बल्कि अतीक अहमद ने यह ऐलान कर दिया कि अब इलाहाबाद का नया सरगना वही है। चांद बाबा की हत्या ने अतीक को वह पहचान दिलाई जिसकी उसे तलाश थी। अब कोई उसे तांगे वाले का बेटा नहीं कहता था, अब वह अतीक भाई बन चुका था। उसकी एक झलक पाने के लिए लोग कतारें लगाने लगे, कुछ डर से तो कुछ अपनी समस्याओं के समाधान की उम्मीद में। इसी साल उसने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में इलाहाबाद पश्चिम सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। एक अपराधी अब माननीय विधायक बन चुका था। विधानसभा के गलियारों में अब वह शख्स घूम रहा था जिसके हाथों पर अभी चांद बाबा के खून के निशान सूखे भी नहीं थे। अतीक ने समझ लिया था कि कानून के हाथ लंबे भले हों, लेकिन अगर उन हाथों में सत्ता की जंजीरें हों तो वे कभी आप तक नहीं पहुंच सकते। यह तो बस शुरुआत थी। अतीक का साम्राज्य अब फैलने वाला था। उसने अपने चकिया स्थित घर को किला बना लिया, जहां से वह अपनी समानांतर अदालत चलाने लगा। यहाँ न्यायाधीश भी वही था, वकील भी वही और जल्लाद भी वही। खौफ की यह इबादत अब महागाठा बनने की ओर बढ़ रही थी। 90 का दशक उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए उथल पुथल भरा था, लेकिन अतीक अहमद के लिए यह अपनी जड़ों को पाताल तक गहरा करने का सुनहरा समय था। अतीक अब सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक व्यवस्था बन चुका था। एक ऐसी व्यवस्था जहां पुलिस की वर्दी और कानून की किताबें अतीक के चकिया वाले दफ्तर की दहलीज पर अपना वजूद खो देती थीं। अतीक ने समझ लिया था कि डर अगर सीमित हो तो विद्रोह पैदा करता है, लेकिन अगर डर असीमित हो तो वह पूजा बन जाता है। उसने अपने पैतृक क्षेत्र चकिया में एक भव्य किला बनवाया जो बाहर से सफेद संगमरमर की चमक बिखेरता था, लेकिन उसके तहखानों में वह अंधेरा था जिसकी कल्पना मात्र से रूह कांप जाए। इसे शहर के लोग दबी जुबान में अतीक का प्रताड़ना केंद्र कहते थे। हिंदी की वह पुरानी कहावत खाल खिंचवा कर मारूंगा, अतीक के लिए कोई मुहावरा नहीं थी।
कहा जाता है कि उसके कक्ष में घोड़ों को मारने वाले कोड़े, लोहे की जंजीरें और बिजली के झटके देने वाले उपकरण हमेशा तैयार रहते थे। जो कोई अतीक के जमीन कब्जाने के रास्ते में आता या उसके चुनाव कर को देने से मना करता, उसे उठाकर इस कक्ष में लाया जाता। वहां घंटों तक बेदम पिटाई होती और जब पीड़ित की चीखें बाहर तक सुनाई न दें, इसके लिए तेज संगीत बजाया जाता था। अतीक का न्याय त्वरित था। वह खुद गवाह था, खुद वकील और खुद जल्लाद। सत्ता का नशा अतीक के सिर चढ़कर बोल रहा था। 1995 का वह दौर आया जब अतीक के दुस्साहस ने भारतीय राजनीति के इतिहास पर एक काला धब्बा लगा दिया। 2 जून 1995 लखनऊ का मीराबाई अतिथि गृह। बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती अपने विधायकों के साथ बैठक कर रही थीं। अतीक अहमद और उसके गुर्गों ने अतिथि गृह को चारों तरफ से घेर लिया। दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की गई, गालियां दी गईं और जान से मारने की धमकी दी गई। यह भारतीय लोकतंत्र के सबसे शर्मनाक वाकयों में से एक था, जहां एक महिला नेता को अपनी जान बचाने के लिए खुद को एक कमरे में बंद करना पड़ा। अतीक को यकीन था कि सरकार उसकी है, इसलिए कानून उसका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। राजनीति की इस सियासी ढाल ने अतीक को एक और बड़ा मौका दिया। सरकारी ठेके, रेलवे के कबाड़ से लेकर बड़े बड़े निर्माण परियोजनाओं तक हर जगह अतीक अहमद का नाम अनिवार्य था। अगर कोई दूसरा ठेकेदार निविदा डालने की हिम्मत करता तो उसके घर अतीक के गुर्गे कफन लेकर पहुंच जाते। यही वह दौर था जब अतीक के संबंध सीमा पार के तंत्र से भी जुड़ने लगे। खुफिया विवरणों की माने तो हथियारों की तस्करी और जाली नोटों के काले कारोबार में अतीक का नाम विदेशी गुप्तचर संस्था और लश्कर ए तैयबा जैसे संगठनों के साथ भी जुड़ा। वह नेपाल और पंजाब के रास्ते आधुनिक हथियार मंगवाता था ताकि उसके साम्राज्य की मारक क्षमता कभी कम न हो। अतीक अहमद की समानांतर अदालत अब इलाहाबाद के चप्पे चप्पे पर लागू थी। शहर के बड़े बड़े व्यवसायी, निर्माता और यहाँ तक कि पुराने जमींदार भी अपनी समस्याओं के निपटारे के लिए थाने जाने के बजाय चकिया के दरबार में हाजिरी देते थे। अतीक सफेद कुर्ता पायजामा और सिर पर साफा बांधकर बैठता और हाथ के इशारे से लोगों की किस्मत का फैसला करता। जो उसकी बात मान लेता वह सुरक्षा का एहसास पाता और जो विरोध करता वह अगले दिन शहर के किसी सुनसान कोने में मृत पाया जाता। अतीक अहमद का रसूख इतना बढ़ गया था कि उसने इलाहाबाद के रईस पारसी परिवार की जमीन पर भी कब्जा कर लिया। वह परिवार जिसका रिश्ता फिरोज गांधी और नेहरू परिवार से था। जब सोनिया गांधी को यह पता चला और उन्होंने फोन किया, तब भी अतीक के तेवर नरम नहीं हुए। उसे लगता था कि उसने मौत को मुट्ठी में कैद कर लिया है। लेकिन कुदरत का एक नियम है, सूरज जब अपनी तपिश की चरम सीमा पर होता है तो उसके ढलने का वक्त भी करीब आने लगता है। अतीक को लग रहा था कि वह अमर है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसी के आतंक की कोख से एक ऐसा प्रतिद्वंद्वी जन्म ले चुका है जो उसकी सल्तनत की ईंट से ईंट बजाने वाला था। अतीक अहमद अब विधायक से सांसद बनने की तैयारी में था, लेकिन उसका सबसे बड़ा इम्तिहान अभी बाकी था। फूलपुर की वह ऐतिहासिक सीट जहां से कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू चुनाव लड़ते थे, अब अतीक अहमद के खौफ का नया गवाह बनने वाली थी। साल 2004 अतीक अहमद के जीवन का शिखर था। जिस लड़के ने कभी तांगे के पीछे खड़े होकर दुनिया देखी थी, वह अब देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी संसद में बैठने की तैयारी कर रहा था। फूलपुर की वह ऐतिहासिक लोकसभा सीट जहां से कभी भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू चुनाव लड़ते थे, अब अतीक अहमद के कब्जे में थी। समाजवादी पार्टी के टिकट पर अतीक सांसद बन गया, लेकिन यह जीत उसके पतन के चक्रव्यूह की पहली सीढ़ी साबित हुई। सांसद बनने के बाद अतीक ने अपनी खाली हुई इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा सीट अपने भाई अशरफ के लिए छोड़ दी। उसे लगा कि अब पूरा परिवार सत्ता के शीर्ष पर होगा, लेकिन यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आया। एक साधारण सा युवक राजू पाल, जो कभी अतीक का ही खास हुआ करता था, उसने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया। बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर राजू पाल ने अशरफ को चुनाव में धूल चटा दी। यह अतीक अहमद के साम्राज्य पर पहला बड़ा प्रहार था, जिसे वह अपनी बपौती समझता था, उसे एक आम लड़के ने छीन लिया था। अतीक का अहंकार लहूलुहान हो गया। बदले की आग इतनी भीषण थी कि उसने मर्यादा की सारी दीवारें लांघ दी। 25 जनवरी 2005 की वह दोपहर आज भी इलाहाबाद के लोगों की रूह कंपा देती है। राजू पाल की शादी को अभी बहुत कम दिन हुए थे। वह अपनी गाड़ी से जा रहे थे, तभी अतीक के हमलावरों ने उन्हें घेर लिया। शहर के बीचों बीच अंधाधुंध गोलीबारी हुई। राजू पाल को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हमलावरों का जुनून ऐसा था कि उन्होंने अस्पताल के द्वार तक पीछा किया और उनकी गाड़ी को गोलियों से छलनी कर दिया। डॉक्टरों ने राजू पाल के शरीर से 19 गोलियां निकाली। यह हत्या नहीं, बल्कि पूरे तंत्र को दी गई एक खौफनाक चुनौती थी। राजू पाल की हत्या के बाद अतीक को लगा कि डर के मारे सब खामोश हो जाएंगे,
लेकिन वह गलत था। इस पूरी घटना का सबसे बड़ा गवाह बनकर उभरा उमेश पाल। उमेश पाल वह शख्स था जिसने अतीक की आंखों में आंखें डालकर गवाही देने का फैसला किया। अतीक ने उसे डराने के लिए 2006 में उसका अपहरण करवाया, अपने प्रताड़ना केंद्र में ले जाकर उसे प्रताड़ित किया और शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करवाए। लेकिन उमेश पाल के अंदर न्याय की मशाल जलती रही। वह सालों तक अदालत की सीढ़ियां चढ़ता रहा। अतीक के हर जुल्म का मुकाबला कानूनी दांव पेंच से करता रहा। इसी बीच उत्तर प्रदेश की सत्ता की बिसात पलटने लगी। 2017 में सूबे की कमान योगी आदित्यनाथ के हाथों में आई। यह अतीक अहमद जैसे बाहुबलियों के लिए मध्यांतर की समाप्ति थी। नई सरकार ने शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई। अब तक जो अतीक जेलों में रहकर दावतें उड़ाता था, उसके लिए जेल की सलाखें असली दीवारें बनने लगीं। उसे उत्तर प्रदेश की जेलों से निकालकर गुजरात की साबरमती जेल भेज दिया गया ताकि उसका आपराधिक तंत्र पूरी तरह ध्वस्त हो जाए। विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वह ऐतिहासिक बयान इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे अतीक अहमद के साम्राज्य के अंत का शंखनाद था। अतीक के अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलने लगे। उसकी अरबों की संपत्ति कुर्क कर ली गई। जो अतीक कभी लोगों के घरों को खंडहर बना देता था, आज उसका अपना सफेद किला मलबे के ढेर में तब्दील हो रहा था। लेकिन अतीक जो जुर्म की अंधेरी गलियों का पुराना खिलाड़ी था, वह इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। जेल की सलाखों के पीछे से उसने अपने आखिरी मोहरे को मैदान में उतारा, अपने बेटे असद को। अतीक चाहता था कि असद उसके आतंक की विरासत को आगे बढ़ाए। उसे क्या पता था कि यही चाहत उसके पूरे वंश के विनाश का कारण बनने वाली थी। 24 फरवरी 2023 को उमेश पाल की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई। बम और गोलियों के उस तांडव ने अतीक अहमद को एक बार फिर चर्चा में ला खड़ा किया। लेकिन इस बार कानून की रफ्तार अतीक की कल्पना से कहीं ज्यादा तेज थी। मौत का फंदा अब अतीक और उसके परिवार के गले के बिल्कुल करीब था। साल 2023 की शुरुआत अतीक अहमद के लिए काल बनकर आई। उमेश पाल की हत्या के बाद उत्तर प्रदेश की हवाओं में एक अजीब सा सन्नाटा था। वह सन्नाटा जो किसी बड़े तूफान के आने की आहट देता है। अतीक जो साबरमती जेल की सलाखों के पीछे सुरक्षित महसूस कर रहा था, उसे पहली बार एहसास हुआ कि कानून की बेड़ियां अब उसके गले का फंदा बनने वाली हैं। अतीक ने अपने बेटे असद को जुर्म के जिस रास्ते पर उतारा था, वह रास्ता कभी मंजिलों तक नहीं पहुंचता। 13 अप्रैल 2023 को झांसी के पास उत्तर प्रदेश विशेष कार्य बल ने एक मुठभेड़ में असद और उसके साथी गुलाम को ढेर कर दिया। जिस वक्त असद की मौत की खबर साबरमती से प्रयागराज लाए जा रहे अतीक को मिली, वह दहाड़े मारकर रो पड़ा। वह बाहुबली जिसकी आंखों ने कभी किसी पीड़ित के लिए आंसू नहीं बहाए थे, आज अपने ही बेटे के शव के लिए तड़प रहा था। यह नियति का पहला बड़ा प्रहार था। 2 दिन बाद 15 अप्रैल 2023 की वह काली रात आई, जिसने अतीक अहमद के 4 दशकों के खौफनाक अध्याय पर पूर्ण विराम लगा दिया। अतीक और उसके भाई अशरफ को स्वास्थ्य जांच के लिए प्रयागराज के काल्विन अस्पताल ले जाया जा रहा था। अस्पताल के बाहर संचार माध्यमों का भारी जमावड़ा था। कैमरों की रोशनी चमक रही थी और अतीक पुलिस के घेरे में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। सफेद कुर्ते और साफे में लिपटा अतीक थका हुआ और टूटा हुआ दिख रहा था। एक पत्रकार ने उससे सवाल पूछा, बेटे के जनाजे में क्यों नहीं गए? अतीक ने गर्दन झुकाकर अपना आखिरी वाक्य कहा, नहीं ले गए तो नहीं ले गए। अभी उसके शब्द हवा में गूंज ही रहे थे कि अचानक 3 लड़के जो समाचार कर्मी बनकर भीड़ में घुसे थे, उन्होंने अपनी पिस्तौलें निकाल लीं। इससे पहले कि पुलिस या सुरक्षा कर्मी कुछ समझ पाते, पहली गोली अतीक की कनपटी पर लगी। कुछ ही क्षण के भीतर अस्पताल का परिसर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। अतीक और अशरफ वहीं ढेर हो गए। जिस शहर को उसने दशकों तक डराया था, उसी शहर की मिट्टी ने उसे अपने भीतर समेट लिया। यह अंत उतना ही अचानक और हिंसक था जैसा अतीक का अपना पूरा जीवन रहा था। हमलावरों लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्य ने भागने की कोशिश नहीं की। उन्होंने धार्मिक नारे लगाए और आत्मसमर्पण कर दिया। उनका मकसद था अतीक को मारकर रातों रात बड़ा माफिया बनना। यह एक और कड़वा सच था कि जुर्म की दुनिया में विरासत खून से ही शुरू होती है और खून पर ही खत्म होती है। अतीक अहमद की मौत के साथ ही उत्तर प्रदेश की राजनीति और अपराध के एक काले युग का अंत हुआ। जिस प्रताड़ना कक्ष में लोगों की खाल उधेड़ दी जाती थी, आज वहाँ सन्नाटा पसरा है। जिन जमीनों पर अतीक के नाम का पत्थर लगा था, आज वहाँ गरीबों के घर बन रहे हैं। प्रयागराज की गंगा की लहरें अब शांति से बह रही हैं, क्योंकि शहर के सीने से वह बोझ उतर चुका था जिसने सदियों की तहजीब को दबा
रखा था। भगवद गीता का वह श्लोक जो योगी आदित्यनाथ अक्सर दोहराते हैं, अतीक अहमद की कहानी पर सटीक बैठता है। बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो जाए, उसका अंत निश्चित है। अतीक ने तांगे की घंटी से लेकर बंदूकों की गूंज तक का सफर तय किया, लेकिन अंत में उसे केवल वही मिट्टी मिली जिसकी उसने कभी कद्र नहीं की थी। आज प्रयागराज की गलियों में अतीक का नाम खौफ से नहीं बल्कि एक सबक के तौर पर लिया जाता है। एक ऐसा सबक जो बताता है कि जब सत्ता की हनक और जुर्म का नशा इंसान को भगवान बना देता है तो वक्त उसे फिर से मिट्टी की हैसियत याद दिला देता है। अतीक का साम्राज्य अब सिर्फ दस्तावेजों में दर्ज एक नाम है और उसके साथ ही वह खौफनाक कहावत भी खत्म हो गई, खाल खिंचवाकर मारूंगा, क्योंकि अब वहाँ कानून का राज है। खौफ